हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ किस प्रकार से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आप एक सैलराइड हो, आप किस प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, किस प्रकार का फॉर्म यूज़ करोगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, और किस प्रकार से आप डिटेल्स फिल करोगे, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सैलरी का रिटर्न जो है हमें इनकम टैक्स के साइट पर जाके भरना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमें जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाना है। हमारा नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एड्रेस लिखना है, पैन नंबर लिखना है, असेसमेंट लिखना है, फाइनेंशियल लिखना है, और उसके बाद में हमारी इनकम से रिलेटेड डिटेल्स हमें इस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में डालना है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाने का ये फायदा है कि आपको जो है आप एक कैलकुलेट कर सकते हो आपका कितना टैक्स आने वाला है, आपकी कितनी इनकम है, आपके पास में क्या डिडक्शन है, क्या एग्जेम्प्ट इनकम है, और आपके पास में कितना टीडीएस रिसीवेबल है, जो लेस करने के बाद में आपका कितना रिफंड वगैरह आएगा। आप एक एस्टिमेट तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप बैंक वगैरह के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हो, तब आपको जो है बैंक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रोवाइड करने के लिए बोलती है, तब आपके पास में अवेलेबल होगा अगर आप रिटर्न भरने से पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हो। तो सबसे पहले हमें हेडिंग में हमारी डिटेल्स भरनी है, हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पैन नंबर वगैरह, इस तरीके से फॉर्मेट हमें प्रॉपर तरीके से बनाना है। उसके बाद में हमारी इनकम की डिटेल डालनी है, किस कंपनी से हमें सैलरी रिसीव हुई है, और यहाँ पे हमारा कितना सैलरी है वो हमें लिखना है। फिर इस सैलरी में हमें हमारा जो कितना एग्जेम्प्ट इनकम है वो हमें निकालना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो और ट्रैवल कंसेशन आपको मिला होगा तब वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ग्रेजुएटी मिली है, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तब वो एग्जेम्प्ट रहेगी। उसके बाद में आपको पेंशन मिली है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको पेंशन वगैरह मिली है, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। और जैसे कैश इक्विवेलेंट्स है तो उसका एग्जेम्पशन मिलता है आपको 3 लाख रुपए तक। जैसे आपका एचआरए वगैरह आपको रिसीव हुआ है तब वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। तो एचआरए हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे हाउस हाउस रेंट अलाउंस, तो एचआरए हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमारा एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी हमें एम्प्लॉयर जो एचआरए देती है, आपके सैलरी शीट में आपको एचआरए की डिटेल मिल जाएंगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एम्प्लॉयर कितना एचआरए पे करता है। जैसे कि 1 लाख रुपए आपको पे कर रहा है, और आपने जैसे एक्चुअल रेंट पेड कर दिया है, यानी 15,000 रुपए पर मंथ, यानी टोटल जो होता है 1,80,000 रुपए, यानी आपने एक्चुअल रेंट पेड किया हुआ है 1,80,000 रुपए। उसके बाद में आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तब आपको जो है बेसिक सैलरी का 50% लेना है। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तब आपको जो है बेसिक सैलरी का 50% लेना है, यानी आपकी जो सैलरी है 50,000 रुपए, यानी साल भर में होती है 6 लाख रुपए, यानी उसका आधा यानी 50% हुआ 3 लाख रुपए। अब विच एवर इज लेस, यानी जो भी कम अमाउंट रहेगा वो रहेगा हमारा एचआरए, यानी एग्जेम्प्ट एचआरए, एग्जेम्प्ट हाउस एंड रेंट। यानी इस तरीके से आपको तीनों कैलकुलेट करना है, और जो भी कम अमाउंट रहेगा वो रहेगा आपका एग्जेम्प्ट एचआरए। यानी इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। तो सैलरी शीट में आपको जो है स्पेशल अलाउंस की डिटेल मिल जाएंगी, आपको जो उसका भी एग्जेम्पशन मिलेगा। अब 100 रुपीज इंटू 2, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन में आपको 100 रुपए इंटू 2 करना है, और उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। और हॉस्टल अलाउंस जैसे 300 रुपए इंटू 2, यानी जो चाइल्ड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसका आपको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। जैसे 2 बच्चे रहेंगे आपके, उसका आपको चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस में एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी चिल्ड्रन एजुकेशन में आपको 100 रुपीज के हिसाब से मिलेगा, और हॉस्टल अलाउंस में 300 रुपए के हिसाब से मिलेगा। यानी जितना भी अमाउंट रहेगा आपका साल भर का वो आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा 100 रुपीज और 300 रुपए के हिसाब से। उसके बाद में आपका कुछ अदर एग्जेम्पशन होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको लेस करना है डिडक्शन। जैसे आपका प्रोफेशनल टैक्स साल भर का 2,500 रुपए आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ होगा, और इनकम टैक्स के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का। उसके बाद में आपको कुछ इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला होगा, जो जिसका डिडक्शन आपको लेना है वो आपको अमाउंट डालना है। यानी टोटल डिडक्शन वाला अमाउंट लेस करने के बाद में आपकी जो सैलरी आएगी 3,93,900 में। अगर आपका कुछ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हुई उसकी डिटेल आपको फिल करना है। फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी में अगर सपोज आपको कुछ रेंट वगैरह रिसीव्ड हुआ होगा, यानी सेल्फ ऑक्युपाइड वाले हाउस पर अगर आपको कुछ रेंट वगैरह रिसीव्ड हुआ होगा तब आप उसकी डिटेल्स भी भर सकते हो। अगर आपका रेंट पे ना होकर आपने आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपने लोन्स वगैरह लिया होगा तो उसका डिडक्शन भी आपको मिलेगा। हमें साल भर में जो है 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अगर आपने 2 लाख से नीचे का अगर आपने 2 लाख से नीचे का अमाउंट पे किया होगा इंटरेस्ट का, तब आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा। अगर आपने 2 लाख से ऊपर का पे किया होगा तब आपको जो है 2 लाख ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद में अगर आपकी कुछ अदर सोर्सेस हो गई, सपोज कोई बिजनेस से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रेमुनेशन रिसीव हुआ है, या फिर शेयर रिसीव हुआ है, तब आपको जो है अदर सोर्सेस में उसकी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद में आपने कुछ कैपिटल एसेट वगैरह सेल किया होगा, लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, उसका अगर आपके पास में अगर आपने एसेट सेल किया हुआ है तब आपको उसका अमाउंट डालना है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जैसे आपको एफडीआर इंटरेस्ट मिला होगा, सेविंग इंटरेस्ट मिला होगा, तब आपको जो है उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल डालनी है।
और फिर सभी इनकम यानी आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उससे आपको सबसे पहले जो है आपका एग्जेम्प्ट इनकम निकालना पड़ेगा कि कितना एग्जेम्प्ट इनकम है उससे लेस करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आपका जो डिडक्शन है जैसे प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह लेस करने के बाद में जितना अमाउंट आता है उसके बाद में आपकी हाउस एंड प्रॉपर्टी हो गई, उसका डिडक्शन यानी आपका जो इंटरेस्ट पे किया होगा आपने जितना इंटरेस्ट पे किया होगा साल भर में उसका डिडक्शन। उसके बाद में अगर आपकी कुछ इनकम फ्रॉम बिजनेस हुई वो, अगर आपने कुछ कैपिटल एसेट्स हुए उसकी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सभी ऐड करने के बाद में जो आपकी सैलरी नेट सैलरी आएगी वो रहेगी टैक्सेबल सैलरी। फिर इस पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा जैसे एटीसी में हमें 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट मिलता है और जैसे एटीटीटी है जैसे हमारा सेविंग इंटरेस्ट है उसका हमें डिडक्शन मिलता है। अगर आपका सेविंग इंटरेस्ट 12,000 रुपए मिला होगा लेकिन आपको जो इनकम टैक्स में 10,000 ही मिलेगा, सेक्शन 80 टीटीए के अंडर में जो डिडक्शन है वो 10,000 ही मिलेगा। अब आपने कुछ मेडिकल पॉलिसी वगैरह ली होंगी तो उसका अमाउंट आपको डालना है। अगर आपने कुछ अदर सेक्शन में आप डिडक्शन चाहते हो जैसे कि आपने कुछ डोनेशन वगैरह दिया है तो डोनेशन के लिए जो एटीजी लगता है, अगर उसके आपने डोनेशन वगैरह दिया होगा आपके पास में स्लिप वगैरह प्रोवाइड की होंगी तो उसमें लिखा होना चाहिए कि आप जो है इसका इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हो। तब वो वाला भी आप अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। यानी हमारा जो टोटल डिडक्शन अमाउंट है वो हमारा टैक्सेबल सैलरी से लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा यानी वो रहेगा आपका टैक्सेबल सैलरी। यानी जो हमारी टैक्सेबल सैलरी है उससे हमें डिडक्शन लेस करना है और उसके बाद में जो हमारी सैलरी का अमाउंट आएगा, नेट अमाउंट आएगा, उसमें हमें जो है टैक्स कैलकुलेट करना है। यानी इसमें आपका स्लैब वाइज टैक्स निकलेगा और टैक्स अगर आपका टैक्स आता है फिर आपके पास में कुछ टीडीएस रिसीवेबल है वो लेस करने के बाद में आप यहाँ पे एक एस्टिमेट निकाल सकते हो कि आपका जो है इस प्रकार से रिफंड आने वाला है, कितना टैक्सेबल आने वाला है। यानी आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे सबसे पहले आपको इस तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाना है। इसमें आपकी प्रॉपर तरीके से डिटेल रहेंगी, इनकम की डिटेल रहेगी, कितना आपका एग्जेम्प्ट अलाउंस है, कितना कितना आपका एग्जेम्प्ट इनकम है और कितना आपका डिडक्शन है, कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, जो आपको एटीसी में, एटीडी में या एटीटीटी में आपको डिडक्शन मिलेगा, आपका कितना हाउस एंड प्रॉपर्टीज की इनकम है, कितना आपने इंटरेस्ट भरे होंगे, अदर सोर्सेज क्या इनकम है, कैपिटल गेन कितना है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में डालना है। फिर बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जो है आप इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको जो है पैन नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। आपका जो भी पैन नंबर होगा उससे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद में तो पोर्टल इस तरह से आपको शो होगा। सबसे पहले जो है हमें एआईएस वाले स्टेटमेंट में जाना है। यहाँ पे एआईएस वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करना है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट सबसे पहले हमें रिटर्न फाइल करने से सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे एआई स्टेटमेंट में किस प्रकार से इनकम शो हो रही है, कितना हमारा टीडीएस कटा हुआ है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको जो है एआई स्टेटमेंट मिल जाएंगी। आपने कुछ कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, सेल किया होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। कितना डिविडेंड मिला है, कितना इंटरेस्ट पे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला है, बिजनेस क्या है आपकी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको एआई स्टेटमेंट में मिलेंगी। ये एआई के हिसाब से आपको जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाना है और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने कुछ एसेट वगैरह भी सेल किया होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आपके एआई स्टेटमेंट में आपको मिलेंगी। आपका कितना टीडीएस कटा होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स भी मिलेंगी। कितना रिफंड आपको इनकम टैक्स से मिला हुआ है और आपने कितना पेमेंट किया हुआ है प्रॉपर्टी परचेस का वगैरह के लिए, आपने कुछ पेमेंट वगैरह किए होंगे। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आपके एआई स्टेटमेंट में मिलेंगी। उसके बाद में आपको जो है फॉर्म नंबर 26 एस डाउनलोड करना है और उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कितना टीडीएस कटा होगा, आपने जो इनकम दिखाई हुई है वो 26 एस से मैच हो रही है कि नहीं। उसके लिए आपको ई फाइलिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे व्यू फॉर्म नंबर 26 एस करना है। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर पोर्टल जो है आपको डायरेक्ट ट्रेसेस वाली साइट पे ले जाएगा। फिर यहाँ पे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर डालना है। और यहाँ पे आपको किस फॉर्म में 26 ईयर शो करना है, जैसे कि एचटीएमएल में करना है या फिर टेक्स्ट में देखना है, आपको वो सिलेक्ट करना है। आप एचटीएमएल में सिलेक्ट करते हो तो आप एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ कर सकते हो। तो व्यू करने के बाद में आपको जो है पोर्टल पे ही इस तरह से शो होगा आपका 26 ईयर्स। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ में भी क्लिक कर सकते हो, आपका जो 26 ईयर्स है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब रिटर्न फाइल करने के लिए जैसे हम लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर, वहाँ पे हमें ई फाइल वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है और इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में पोर्टल आपको इस तरह से शो होगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 23-24।
अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन, अगर आपको ऑफलाइन रिटर्न फाइल करना है तो आपको ऑफलाइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपने जो फाइल बनाई होगी ऑफलाइन वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, अगर आप एचओएफ हो तो आपको एचओएफ सिलेक्ट करना है, अगर आप अदर हो, इन दोनों से इंडिविजुअल और एचओएफ से अलग, तब आपको जो है अदर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आईटीआर का फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो जैसे आईटीआर 1 जो है वो सैलरी के लिए रहता है, आईटीआर 2 अगर आपकी कुछ कैपिटल गेन वाली इनकम होगी तब आपको आईटीआर 2 सिलेक्ट करना है। तो एचयूएफ और इंडिविजुअल जो है आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर कुछ सैलरी वगैरह की इनकम हो या फिर कैपिटल गेन की इनकम है तब आपको आईटीआर 2 सिलेक्ट करना है। अगर आपका ओनली सैलरी इनकम है तब आपको जो है आईटीआर 1 फॉर्म फिल करना है। आईटीआर 3 अगर आप बुक्स मेंटेन करते हो और आपके पास में डिटेल से बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तब आपको जो आईटीआर 3 फॉर्म यूज करना है। अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो, अगर आपकी सैलरी इनकम है या फिर अदर इनकम भी है तब आपको जो है आईटीआर 4 भरना है। आप आईटीआर 4 में 44 एडीए, 44 एडीए या 44 एई इस सेक्शन में रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी इनकम है, कुछ अदर सोर्सेज की इनकम है, आप आईटीआर 4 में वो सारी की सारी डिटेल्स भी फिल कर सकते हो। आपको सैलरी की इनकम डालने के लिए, सैलरी का रिटर्न डालने के लिए हमें जो है आईटीआर 1 यूज करना है। यहाँ पे हम आईटीआर 1 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो है ऑप्शन दिख रहा है लेट्स गेट स्टार्ट, वहां पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है तब आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप सेक्शन 139(1) के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन से रिलेटेड आप थर्ड वाले ऑप्शन में फाइल करना चाहते हो, जैसे अदर वाला ऑप्शन में फाइल करना चाहते हो, यानी आपकी जो बेसिक, यानी आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन से लेस है और आप जो है सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल करना नहीं चाहते हो तब आपको जो अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। रिटर्न समरी शो हो रही है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। पर्सनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको पोर्टल इस तरह से शो होगा। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, आपको जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप किस सेक्शन के अंडर में रिटर्न फाइल कर रहे हो, बिफोर ड्यू डेट कर रहे हो, आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस वगैरह होगा, आप कर सकते हो। आपको बस एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपकी सारी की सारी डिटेल्स प्रॉपर है, आपने सेक्शन रिटर्न बिफोर ड्यू डेट सिलेक्ट किया है और अगर आपने, अगर आप टैक्स जो है ओल्ड टैक्स में भरना चाहते हो और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स भरना चाहते हो तब आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स में ही टैक्स भरना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन हो वो ओल्ड टैक्स स्लैब में हो, तब आपको ये वाले ऑप्शन पे, अगर न्यू टैक्स स्लैब यानी न्यू टैक्स रिजिम आपको करना है तब आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर आपको नो करना है, यानी नहीं करना है न्यू टैक्स वाले इस पे रिटर्न फाइल, तब आपको जो है नो करना है। अगर आप यस करते हो तब आपको जो है डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर आपके बैंक पहले से ऐड हो गए, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है रिफंड के लिए, ताकि आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आए। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो पर्सनल डिटेल प्रॉपर तरीके से भरने के बाद में इस तरीके से आपको कंफर्म करके मैसेज शो होगा। उसके बाद में आपको जो है ग्रॉस टोटल इनकम डालना है, यानी आपकी जो सैलरी इनकम है, हाउस रेंट, प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे हमने कंपटीशन ऑफ शीट बनाए थे उसी प्रकार से डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपके कुछ एग्जाम अलाउंस वगैरह होंगे तब आपको यहाँ पे यस करना है और उसका अमाउंट डालना है। अगर आपके कुछ अलाउंस, एग्जाम अलाउंस नहीं है, एग्जाम सैलरी नहीं है, अगर आपके कुछ एग्जाम सैलरी वगैरह, जैसे कि हमने कंपटीशन ऑफ शीट बनाए थे और उसमें आपने हमने पॉइंट्स वाइज लिखे थे कि हमारी कितनी एग्जाम सैलरी है, हमें ट्रैवलिंग के अगेंस्ट में, ग्रेजुएटी के अगेंस्ट में कितना एग्जामेशन मिला है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपकी उससे रिलेटेड एग्जाम सैलरी है तब आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तब आपको जो है यहाँ पे नो करना है। उसके बाद में आपको जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद में आपको पोर्टल जो है आपकी सैलरी इनकम
वाले ऑप्शन पे ले जाएगी। यानी इनकम फ्रॉम सैलरी हमें यहाँ पे डालना है, जिस प्रकार से हमने कंपटीशन ऑफ शीट में बनाए थे हमारी ग्रॉस सैलरी, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाकर आपको कितना सैलरी रिसीव हुआ है जो आपके एआई स्टेटमेंट में मिलेगी, वो आपको यहाँ पे डालना है। आपके अगर आपके पास में वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट्स है, वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको कुछ आपकी कुछ इनकम है अदर कंट्री वगैरह से, तो तब आपको जो ये डी वाला ऑप्शन पे डालना है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89 है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, कुछ कंट्रीज के नाम मिलेंगे। अगर वहां से आपको कुछ इनकम रिसीव हुई है तब आपको यहाँ पे डालना है। आपको कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट डालना है, उसके सामने जो है अमाउंट डालना है। अगर नहीं है तो आपको वो वाला टैब जो है छोड़ देना है। उसके बाद में एग्जेम्प्ट अलाउंस, अगर आपके पास में जो लिस्ट में प्रोवाइड है कुछ एग्जेम्प्ट अलाउंस है, तब आपको वो सिलेक्ट करना है और उसके सामने जो है अमाउंट डालना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे हमें हम उसके बाद में हमें उसके बाद में जैसे हमने डिडक्शन शीट बनाई थी, यानी उसके बाद में हमें जो यहाँ पे डिडक्शन डालना है। जैसे हमने कंपटीशन शीट बनाई थी जिसमें हमने प्रोफेशनल टैक्स पे किया था 2,500 रुपए, वो वाला अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है। और हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का, आप देख सकते हो जैसे हमने कंपटीशन ऑफ शीट में 50,000 रुपए लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है सॉफ्टवेयर ने हमें डिडक्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का। यानी डिडक्शन लेस करने के बाद में हमारी जो सैलरी आ रही है 3,93,900। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिटेल भरने के बाद में, यानी हमारी इनकम की डिटेल भरने के बाद में हमें यहाँ पे सेव करना है। तो सेव वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रकार हमने कंपटीशन शीट में लिए थे, हमें कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे डिटेल भरना है। जैसे लेट आउट, अगर आपको कुछ आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे रेंट रिसीव हुआ है, तब आपको जो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लेट आउट। यहाँ पे आपको लेट आउट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका रेंट रिसीव नहीं होता है और आपने आपके प्रॉपर्टी पे लोन्स लिए होंगे और आपने कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे किया होगा, तो वो वाला अमाउंट जो है आपको यहाँ पे डालना है। जैसे हमने कंपटीशन ऑफ शीट में देखे थे, यानी जैसे हमने कंपटीशन शीट में डाले थे कि हमने जो इंटरेस्ट पे किया हुआ है, 56,500 वाला अमाउंट हमें यहाँ पे डालना है। अगर आपको अरियस वाला कुछ अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, यानी अरियस अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, अगर आपको अरियस ईयर का कुछ आपका पेंडिंग होगा, तो वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली डिटेल डालनी है, यानी आपकी जो इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड वगैरह हो गया, या आपको अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा होगा या फिर नहीं भी कटा होगा, तब भी आप आपके 26 डेज में जितनी भी डिटेल्स आपको शो हो रही होंगी डिविडेंड की या फिर अदर सोर्सेज वाली इनकम की, वो सारी की सारी डिटेल आपका सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली ले लेता है। आपको बस क्लिक करना पड़ेगा कि आपको रिफॉर्म में वो वाली जो इनकम है वो कंसिडर करना है। यानी आप देख सकते हो कि इस प्रकार से, यानी आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे इनकम ली हुई है, जो मुझे इंटरेस्ट मिला था, रिसीव हुआ था, डिविडेंड मिला था, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने ले ली है। उसके बाद में अगर आपको कुछ डिविडेंड इनकम वगैरह मिला होगा, तब किस क्वार्टर में आपको मिला है, आप यहाँ पे आपको डेट शो हो रही है, उस हिसाब से आपको डिटेल भरना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डालने के बाद में अगर आपके पास में कुछ अदर्स इनकम होंगी, वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। कुछ एग्जेम्प्ट इनकम होंगी, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यानी एग्जेम्प्ट इनकम में ऐड करने के बाद में, जैसे कि आपकी कुछ एग्रीकल्चर इनकम है जो हमें 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, यानी अगर आपकी एग्रीकल्चर है और आपको कुछ इनकम रिसीव हो रहा है, अगर 5,000 से ऊपर है तो 5,000 लेस करके जितना अमाउंट बचेगा वो आपका टैक्सेबल रहेगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है या फिर एग्रीकल्चर सिर्फ 5,000 रुपए तक है, तब आपको जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम रहेगी। तो एग्रीकल्चर इनकम सिलेक्ट करने के बाद में आपको कितना रिसीव हुआ है वो वाला आपको यहाँ पे अमाउंट डाल के ऐड करना है। तो सारी इनकम की डिटेल्स प्रॉपर तरीके से भरने के बाद में आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद में टोटल डिडक्शन, तो जैसे आपने कुछ डोनेशन वगैरह पे किया होगा या फिर जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, आर यू एलिजिबल क्लेम डिडक्शन अंडर डोनेशन पेड साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, अगर आपने पे किया होगा आपको यस करना है, कितना पे किया हुआ अमाउंट वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आर यू एलिजिबल क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 अगर आप अप्लीकेबल है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यानी यहाँ पे जितने भी प्रकार के ऑप्शन है, अगर उससे रिलेटेड आपके पास में अमाउंट है, यानी आपका डिडक्ट इन्वेस्टमेंट है, तब आपको यस करना है और उसके सामने अमाउंट डालना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आपका कुछ एटीडी में इन्वेस्टमेंट वगैरह, जैसे कि हमने कंपटीशन शीट में लिया था हमारा
एटीडी वाला इन्वेस्टमेंट वो आपको वहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको सेव करना है। तो कन्फर्म वाले ऑप्शन, उसके बाद में आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो कन्फर्म करने के बाद में आप देख सकते हो कि आपका जो टोटल डिडक्शन वाला, तो कंटिन्यू कन्फर्म करने के बाद में कन्फर्म करने के बाद में आप देख सकते हो कि आपका जो टोटल डिडक्शन वाला ऑप्शन है वो कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद में हमें टैक्स पेड वाले ऑप्शन डालना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो टीडीएस वगैरह कटा होगा या टीसीएस वगैरह कटा होगा तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ले लेता है ऑप्शन। जैसे मेरा टीडीएस कटा हुआ है 400 रुपए, तब सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली अमाउंट लिए शो कर रहा है यहाँ पे। यानी अगर आपका टीडीएस सैलरी से रिलेटेड है तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपके टीडीएस से रिलेटेड अमाउंट दिखेगा। अगर आपका कुछ अदर देन सैलरी है तब आपका आपको जो है यहाँ पे उसका ऑप्शन यानी उतना अमाउंट जो है यहाँ पे शो होगा। अगर आपका कुछ टीसीएस वगैरह कटा होगा तब आपका यहाँ पे डिटेल टीसीएस की मिलेगी। आपने एडवांस टैक्स या सेल असेसमेंट टैक्स जो भी भरे होंगे आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन शो हो रहा है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाला, वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद में अगर आपका कुछ ऐसा अमाउंट है यानी ऐसा टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट है जो पार्टी ने डिपॉजिट नहीं किया है लेकिन आपको क्लेम करना है, तब आपको जो है उस पार्टी का यहाँ पे टैन नंबर डालना है, नेम ऑफ डिडक्टर डालना है और कितना इनकम यानी कितनी सैलरी है और उसपे कितना टीडीएस कटा हुआ है वो वाली डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको जो एम्प्लॉयर है उसको बोलना है कि मेरा टीडीएस जो है वो शो नहीं हो रहा है 26 में लेकिन मैंने क्लेम कर लिया है, तो प्लीज आप जो है रिटर्न फाइल करें, आप रिटर्न रिवाइज करें ताकि आपके 26 में शो हो। अगर आपका रिफंड वगैरह आता है कंप्यूटर यानी आपका रिफंड आता है रिटर्न फाइल करने के बाद में, ताकि वो रिफंड जो है आपको बैंक में रिसीव हो। उसके बाद में आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे आपको ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म, फिर उसके बाद में आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि हमारा जो टैक्स पेड वाला ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद में हमें जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला ऑप्शन पे जाना है। तो इस प्रकार से हमें व्यू शो हो जाएगा कि हमने हमारा कितना इनकम है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, कितना हमने टैक्स पेड किया हुआ है। और अगर टैक्स पे करने के बाद में कुछ हमारा टैक्स पेबल आता है तो वो वाली डिटेल भी आपको यहाँ पे शो होगी। अगर कुछ रिफंड वगैरह आता है तो वो वाली डिटेल भी आपको यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक टैप करना है और यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जितनी भी डिटेल फाइल की होंगी चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, टैक्स पेड से रिलेटेड, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। पूरी प्रोसीड होने के बाद में आपको जो है वैलिडेट सक्सेसफुल वाला मैसेज शो होगा। अगर आपने जो जितनी डिटेल भरी होंगी उस पर कुछ एरर वगैरह मैसेज होगा तब आपको जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका इनकम टैक्स के साइट पर डीएससी रजिस्टर होगी पहले से ही तो आपका रिटर्न जो है डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न फाइल हो जाने के बाद में आपको जो है 120 डेज के अंडर में आपका जो आईटीआर है साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता है। अगर वो आप ऑफलाइन ना भेजते हुए आप ई वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है आधार ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा और आधार ओटीपी डालने के बाद में आपका रिटर्न ई वेरीफाई हो जाएगा। आप डीएससी का यूज करके भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो रिटर्न है वो डीएससी से भी डाल सकते हो। अगर आपके पास में डिजिटल सिग्नेचर है लेकिन आपने इनकम टैक्स के साइट पर आपका डीएससी रजिस्टर नहीं किया है तब आप डीएससी रजिस्टर कर सकते हो। प्रोफाइल में जाकर आपको डीएससी रजिस्टर करना है और उसके बाद में आपको जो है रिटर्न फाइल करना है।
तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल्स बताई हुई है कि किस प्रकार से आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पे रिटर्न फाइल करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ इन्फॉर्मेटिव आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।